वाङ्मय। वाङ्मय दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक प्लस मय। वाक का मतलब होता है भाषा, भाषा का मतलब होता है व्यक्ति का माध्यम, अव्यक्ति का माध्यम। जैसे हम किसी से कुछ बोलते हैं तो वो क्या है, हमारी भाषा है, व्यक्ति का माध्यम है। अव्यक्ति के माध्यम दो तरीके हो सकते हैं, व्यापक और सीमित। व्यापक में जैसे संकेत, पशु पक्षी, ये व्यापक है। जैसे संकेतों के माध्यम से किसी को बुलाना, जैसे बोलते हैं ना, ओए इधर आ, या फिर ऐसे ऐसे हाथ से इशारा करके किसी को बुलाते हैं, तो ये हो गया संकेत। और अगर पशु पक्षी जो आपस में बोलते हैं वो भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ व्यक्त करते हैं, तो वो भी क्या है, एक व्यक्ति का माध्यम है वो। तो वो भी क्या है, एक भाषा है। सीमित, सीमित भाषा जिसमें केवल शब्दों की भाषा आती है, जो कि मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। अब आते हैं वाङ्मय। तो वाङ्मय, वाङ्मय जो भाषा है, भाषा तीन जगह उपयोग में आती है। एक तो वार्ता, जब अपन किसी से बात करते हैं। दूसरा शास्त्र, जो शास्त्र लिखे हुए हैं वो भाषा हम। फिर दूसरा साहित्य की भाषा। तो वार्ता की भाषा जो रहती है उसमें बातचीत की भाषा, मतलब जिसमें अर्थ का महत्व ज़्यादा रहता है, शब्द का कम। जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हो और अगर उसे अर्थ समझ में आ चुका है तो इसका मतलब आपकी बातचीत पूरी हुई। जैसे कि मुहावरे, 9 2 11 हो जाना। हाल ही दूसरा समझ जाएगा कि भगने की बात कर रहा है कि कोई भग गया। तो जहाँ बातचीत में अर्थ का महत्व ज़्यादा रहता है, शब्द का कम। लेकिन शास्त्र में क्या रहता है, जैसे शास्त्र में जैसे सिद्धांत है, कोई थ्योरी दी है, तो थ्योरी में जो बात लिखी है वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल शब्द में, वही उसका मतलब है। आप उसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल सकते। अगर थ्योरी में लिखा है कि ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री ही होता है और उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जहाँ पे शब्द का महत्व, अर्थ का महत्व नहीं है। साहित्य, साहित्य वो है जहाँ शब्द और अर्थ का महत्व बराबर या फिर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। जैसे कहीं पे शब्द का महत्व ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो लेखक कहना चाह रहा है वही शब्दों में सीधा सीधा लिख दिया है कि जैसे आज मैं सुबह 9 बजे उठा, सीधी सीधी बात, 9 बजे उठा। फिर उसने लिख दिया फिर मैं 9 2 11 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेखक 9 और 2 11 हो गए, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि वो भाग गया। तो जहाँ शब्द और अर्थ में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। दूसरा अब हम, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वाङ्मय क्या होता है, साहित्य की भाषा क्या होती है, वार्ता की भाषा क्या होती है, शास्त्र की भाषा क्या होती है। साहित्य वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। आप पढ़ ही चुके हो, साहित्य में शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। वार्ता वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द का नहीं, अर्थ का महत्व होता है। आप पढ़ ही चुके हो, वार्ता में शब्द का नहीं, अर्थ का महत्व अधिक होता है। शास्त्र वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक व व्यवस्थित रूप में आती हो, जिसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अर्थ इन पर टिके होते हैं। तो शास्त्र में आपने पढ़ ही चुके हो कि शब्द का महत्व अधिक होता है, अर्थ का कम रहता है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य। अब साहित्य किसे कहते हैं। जब आपके दिमाग में आता है कि साहित्य, तो साहित्य किसे कहा जाए। बहुत सारी रचना होती हैं, बहुत सारे लेख होते हैं, क्या सबको साहित्य कह दिया जाए, मतलब किस चीज़ को साहित्य किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहित्य कहें तो कहें किसे, कौन सी चीज़ साहित्य होगी, कौन सी नहीं होगी। तो साहित्य की जो मानदंड हैं, अगर किसी रचना को चेक करना हो आपको ये साहित्य है या नहीं है, तो इसके 3 मानदंड होते हैं। पहला, शब्द अर्थ में प्रतिस्पर्धा हो, मतलब ना तो वो गणित की तरह ऐसा हो कि जो बात लिखी हो वही उसका मतलब हो, ना वो बातचीत वाली हो, उसमें शब्द और अर्थ की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है। फिर समाज हित, साहित्य का मतलब दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, सहित होना चाहिए, समाज का व्यापक हित हो। तीसरी चीज़ रमणीयता और सौंदर्य हो, मतलब उसमें कुछ कल्पनाएं हों, कुछ रस की प्राप्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हो मैथ, कोई रस की प्राप्ति होती मैथ पढ़ने में, नहीं होती गणित पढ़ने में। लेकिन जब आप कोई कविता पढ़ते हो तो रस की प्राप्ति होती ना, वीर रस, हास्य रस, कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। तो साहित्य का मतलब होता है समाज का हित हो। जैसे अब कुमार विश्वास की रचनाएं हैं, तो आपको सोचना है उन्हें साहित्य कहा जा सकता है या नहीं। ठीक है। अब साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं होती, बिल्कुल फैक्ट नहीं होते हैं उसमें। दूसरा, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठा से है।
सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कह सकते हैं जब उसमें 3 गुण हों। कौन कौन से गुण हों? पहला, समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो, जैसे कबीरदास और तुलसीदास। जब आप कबीरदास और तुलसीदास का साहित्य पढ़ोगे तो उसमें समाज का व्यापक हित होता है। जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचल मुल्ला वाण बाग दे क्या वैरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि मतलब समाज में जो रूढ़ियाँ हैं उन पे चोट कर रहे हैं, तो समाज का हित होना चाहिए। दूसरा, उसमें रमणीयता और सौंदर्य हो, जैसे बिहारी लाल कहते हैं चिक है चिराग, मतलब चिक है चिराग है, मतलब कि एक रमणीयता मतलब एक रस की प्राप्ति हो रही है, श्रृंगार रस, ठीक है, हास्य रस, कोई सी भी रस की प्राप्ति हो। तीसरी चीज़ साहित्य में शामिल रहती है, शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहे। शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहे, उसकी भाषा ऐसी हो ना तो गणित या फिर विज्ञान की जैसी भाषा हो, ना फिर उसकी भाषा बातचीत वाली हो, शब्द और अर्थ की प्रतिस्पर्धा वाली भाषा हो, तो अपन उसे बोलेंगे साहित्य। आपने ऊपर 2 शब्द पढ़े थे, एक पढ़ा था वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और एक पढ़ा था आत्मनिष्ठ। इन दोनों शब्दों को समझते हैं, क्या होता है वस्तुनिष्ठ। जैसे ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ आपने कहीं भी पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है फैक्ट। जैसे मैं बोलूँ सूरज पूर्व से उगता है, तो ये ऑब्जेक्टिव बात है, फैक्ट है, पूरब से ही उगता है। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता मेरी राय है कि सूरज पूरब से उगता है, इसमें राय क्या कहना, उगता ही है, सही बात है। आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव, जिसमें मेरी राय हो, मेरे विचार हों। जैसे कोई पूछे भाई चुनाव चल रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी, तो आप कोई बोलेगा मेरी राय में बीजेपी, मेरी राय में कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी, मतलब अपनी अपनी राय, सब्जेक्टिव बात करेंगे, आत्मनिष्ठ बात करेंगे। दूसरा, सौंदर्य शास्त्र क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है जहाँ कुछ रस हो, जैसे संगीत, स्थापत्य, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आगे और भी पूरा हिंदी साहित्य पढ़ाना है कि नहीं, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।